डियर स्टूडेंट्स, हम पावर्स एंड फंक्शन पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट के। उसमें से हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट्स की पावर और जो फंक्शन है उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो जनरल पावर है और दूसरा जो है वो है आपके इमरजेंसी पावर या नॉर्मल पावर और इमरजेंसी पावर। तो हमने नॉर्मल पावर पढ़ रहे थे हम कि प्रेसिडेंट के जो है नॉर्मल पावर यानी सामान्यकालीन शक्तियाँ क्या होती है। सामान्य शक्तियाँ में जो हमने पहले जो पढ़ी थी वो पहला जो पॉइंट पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा था एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, इसकी जगह हम एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द भी काम में ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पूछ लिया जाए, इम्पोर्टेंट पावर है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का ही हेड होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। संविधान के द्वारा उसको ये शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो इसमें हमने एग्जीक्यूटिव पावर में जो फर्स्ट पावर हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑफिसर्स, इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। तो हमने बात की थी कि इसमें राष्ट्रपति के पास किस किस को नियुक्त करने की शक्ति होती है और किसे हटाने की शक्ति होती है। तो हमने बात की थी कि जो राष्ट्रपति जो है किस किस को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को अपॉइंट करता है, ठीक है। इनकी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को वो पीएम की एडवाइस से अपॉइंट करता है। इसके अलावा गवर्नर ऑफ द स्टेट अलग अलग राज्यों के गवर्नर को अपॉइंट करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। कंप्ट्रोलर सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल, ठीक है, इनकी नियुक्ति करता है। और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन जो आपके एम्बेसडर नियुक्त करता है, फॉरेन एम्बेसडर, विदेशों में जो भारत के राजदूतों की नियुक्ति जो है वो इसके द्वारा की जाती है। तो इन सब की अपॉइंटमेंट वो करता है। इनमें से सीएजी है वो इस पर निर्भर करता है, गवर्नर जो है वो इस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और बाकी सब की जो पोस्टिंग है वो पीएम को वो अपॉइंट करता है। बाकी सब वो जो है किसकी सलाह से करता है, पीएम की सलाह से करता है, ठीक है। तो ये हो गई उसकी अपॉइंटमेंट पावर। सेकेंड हमने बात की थी द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पावर एसोसिएट विथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार को संचालन की जिम्मेदारी उसी की होती है, ठीक है। सरकार कैसे कि वो जॉइंट मीटिंग बुला सकता है, किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग बुला सकता है, ठीक है। और जितने भी जो अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स है, ठीक है, तो बोथ हाउस की जॉइंट मीटिंग बुला सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो है हर साल में जो शुरुआत की जो बजट सत्र होता है, बजट सेशन होता है, उसकी जो मीटिंग में वो स्पीच देता है, ठीक है। उनको मीटिंग जो बजट सत्र की जो पहला होता है उसको एड्रेस करता है, ठीक है, हर साल। और जो लोकसभा का जो पहला सत्र होता है उसको भी वो जो है एड्रेस करता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जो लॉ है, कानून जो है उसकी अनुमति के नहीं बन सकता, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर्म लॉज रिलेटेड टू पावर्स ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो सीएजी के भी नियम बनाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो अधीनस्थ होते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए नियम बनाता है, ठीक है।
और एलोकेटेड पोर्टफोलियो द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं मंत्रियों को में विभागों का वितरण भी वही करता है। तो ये उसकी जो है सारे अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं, उनको वो पोर्टफोलियो डिवाइड करता है, पोर्टफोलियो देता है। इस प्रकार ये उसकी जो है शक्ति होती है किसे, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को संचालन की कार्य। तीसरा जो कार्य है वो है फॉरेन पावर्स, विदेशी शक्तियाँ या विदेश से संबंधित शक्तियाँ। तो जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि अपॉइंटमेंट के संबंध में हमने बात की थी कि वो विदेशों में राजदूत की नियुक्ति करता है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट को भारत का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। इसके अलावा वो भारत का पूरे विदेशों में जब जाता है तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, विदेशों में वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य देशों के साथ हमारी जो मीटिंग्स होती है, ठीक है, उन पे वो जो है और जो भी समझौते होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, उन पर जो है वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है। एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, भारत के प्रतिनिधि के रूप में वो क्या करता है, उस पर हस्ताक्षर करता है। विभिन्न देशों के साथ हमारे समझौते होते हैं, ठीक है, और कई संधियाँ होती है तो उन पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते, चूंकि प्रेसिडेंट क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है, इसके नाते वो क्या करता है, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेड इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, वो भारत का क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन फॉरेन कंट्री, इन फॉरेन कंट्री, दूसरे देशों में जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जब वो भारत की तरफ से जाएगा तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी कि वो किसको अपॉइंट करता है, ही अपॉइंट एम्बेसडर, एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स फॉर इंडियन एम्बेसी, फॉर इंडियन एम्बेसी। एम्बेसडर होता है भारत में विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति करता है, और डिप्लोमेटिक होते हैं, कूटनीतिज्ञ जो होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, जो भारत का प्रतिनिधित्व अन्य देशों में करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हर देश का एक एक एम्बेसडर इंडिया में होता है जिनसे हमारे अच्छे संबंध है, और इंडिया का एक एक एम्बेसडर अन्य देशों में होता है जिनके साथ अच्छे संबंध। तो वो विदेशों में भारतीयों की जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, विदेशों में भारतीयों के हितों की रक्षा करने का दायित्व एम्बेसडर का होता है। जैसे जापान में इंडिया का एम्बेसडर है, तो वो जापान में भारत के जो नागरिक हैं उनके हम कह सकते हैं हितों को महत्वपूर्ण मानता है, और उनके जो हितों को क्या करता है, उनके हितों की तरफ देखभाल करता है कि उनके साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो वह विदेशों में एम्बेसडर की, भारत के एम्बेसडर की नियुक्ति करता है, और विदेशों में भारत के कूटनीतिज्ञ जो होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। और हर देशों में इंडियन एम्बेसी होती है, ठीक है, भारत का जो विदेश मंत्रालय होता है वहाँ पर, वो उनमें इंडियन एम्बेसी की जो है नियुक्ति, इंडियन एम्बेसी में जो वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं और वहाँ के राजदूत होते हैं उनको वो अपॉइंट करता है, ठीक है। क्योंकि हर देश में इंडिया का एम्बेसी है, हर देश में भारत का जो है विदेश मंत्रालय है वहाँ पर, और वहाँ पर इंडिया के जो लोग डिप्लोमेटिक और एम्बेसडर बैठते हैं, ठीक है। इसके अलावा ही एक्सेप्ट, वो स्वीकार करता है, ठीक है, द सर्टिफिकेट्स ऑफ द एम्बेसडर, द सर्टिफिकेट ऑफ एम्बेसडर। अन्य देशों के जो राजदूत भारत में आते हैं वो उनका जो सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं, प्रपत्र लेकर के आते हैं, उनको स्वीकार करता है। भाई उन देशों के लोगों के भी एम्बेसडर की नियुक्ति इंडिया में होती है, तो वो उन विदेशों के जो राजदूत होते हैं उनके जो पत्र हैं उनको स्वीकार करता है। इसका मतलब उनको ज्वाइनिंग देता है इंडिया में, ठीक
ठीक है। और ही एक्सेप्ट वन हु एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट ऑफ द एम्बेसडर एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एब्रोड। अन्य देशों में जो प्रपत्र वो भेजते हैं, जो सर्टिफिकेट भेजते हैं, उन सर्टिफिकेट को वो इंडिया में स्वीकार करता है और उनके जो है इंडिया के उन देशों में अपनी रिपोर्ट लेता है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन अलायंस एंड एग्रीमेंट, इसके अलावा वो अन्य देशों के साथ क्या करता है, फॉरेन अलायंस होता है, अन्य देशों के जो गठबंधन होते हैं भारत के साथ, भारत का ही जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका एक गठबंधन होता है, तो फॉरेन अलायंसेज और एग्रीमेंट्स आल्सो मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अन्य देशों में मैंने आपको क्या कहा था कि विदेशों में भारत के साथ संधि करता है, इसका मतलब विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और साथ में विदेशों के साथ जो हमारी संधियां और समझौते होते हैं उन संधियों और समझौतों पर वो हस्ताक्षर करता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। भारत के प्रतिनिधि के रूप में वो विदेशों के साथ संधि और जो समझौते होते हैं उन पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है। जब वो विदेश यात्रा पे होता है तो वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है और जो भी अन्य देशों के साथ हमारे संधि होती है या समझौते होते हैं, अलायंस होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उन पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। किस रूप में? एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, भारत के प्रतिनिधि के रूप में वो हस्ताक्षर। इसका मतलब राष्ट्रपति न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी जो है एक महत्वपूर्ण पावर्स रखता है, विदेशों में भी जो है वो विदेश नीति का भी संचालन करता है, ठीक है। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व वो करता है, ये संविधान के द्वारा उसे शक्तियाँ सौंपी गई, ठीक है। तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, भारत के संवैधानिक प्रमुख के रूप में ही रिप्रेजेंट ऑफ इंडिया फॉरेन, ठीक है, एम्बेसडर नियुक्त करता है, डिप्लोमेटिक नियुक्त करता है, विदेशों में जो राजदूत हैं उनके पत्रों को स्वीकार करता है और अन्य देशों के साथ संधि और समझौतों पर हस्ताक्षर करता है। तो ये उसकी फॉरेन पावर्स है, ये इसकी विदेश संबंध है या हम कह सकते हैं विदेश शक्ति है, ठीक है। तो न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी वो जो है भारत का प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चौथी पावर जो है इसमें एग्जीक्यूटिव पावर में, चौथी पावर जो आएगी वो आएगी आपके मिलिट्री पावर। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की जो सैनिक शक्ति है, जैसे कि हमने बात की थी कि इंडिया में जो 3 टाइप की सेना है, भारत की 3 सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ठीक है। तो वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। याद रखना, आपसे पूछा जाए कि भारत की जो 3 सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, उन तीनों का सुप्रीम कमांडर जो है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। सो ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ all the forces, all 3 forces, वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, ठीक है। तो नेवी होता है जल सेना, थल सेना और वायुसेना, एयरफोर्स। तो इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर आपसे पूछ लिया जाए 1 नंबर का, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल 3 फोर्सेज, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो आपको लिखोगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेज, ठीक है। लेकिन द पार्लियामेंट हैज टू सोल पावर टू द फॉर्म लॉज इन कॉन्स्टेंट टू डिफेंस फोर्सेज, वॉर, ट्रीटी एक्सेट्रा, देयरफॉर विदाउट द कॉन्स्टेंट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। हालांकि वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, लेकिन अन्य देशों के साथ युद्ध करना, ठीक है, या किसी देश के साथ संधि करना, ये सब जो है काम राष्ट्रपति कर सकता है। किसी देश पर आक्रमण करना या किसी देश ने आक्रमण कर दिया तो उसका मुकाबला करना, ये राष्ट्रपति या उनके साथ संधि करना, ये काम कर सकता है, लेकिन इसकी अनुमति की जरूरत होती है। इसको परमिशन कौन देगा? इसको परमिशन देगी पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के जो है अनुमति से वह किसी भी देश के साथ संधि समझौते कर सकता है, किसी भी देश पर आक्रमण कर सकता है और भारत की सेना का प्रयोग कर सकता है,
ठीक है। हालांकि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जब में जो किसी भी देश पर आक्रमण कर दिया अपनी मर्जी से। वो किसी देश के साथ अगर युद्ध करता है, किसी देश से समझौता करता है, संधि करता है, तो उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? भारत की संसद से। दोनों हाउसों से जो है, दोनों जो हाउस हैं उनसे उसकी परमिशन आवश्यक होती है, ठीक है। तो यह हम कह सकते हैं कि द पार्लियामेंट हैज टू सोल पावर टू फॉर्म लॉज इन कॉन्टेक्स्ट टू डिफेंस फोर्सेज। पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति अगर किसी देश पर आक्रमण करने के प्रस्ताव लाए या किसी से संधि करने के प्रस्ताव लाए तो पार्लियामेंट उसको परमिट करती है, अनुमति देती है, ठीक है। एंड तो फॉर डिफेंस फोर्सेज, वॉर, ट्रीटी एक्सेट्रा, देयरफॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट कैन नाइदर डिक्लेयर द स्टार्ट ऑफ वॉर। आगे ना बात समझ में कि बिना पार्लियामेंट की अनुमति के वो किसी भी देश के साथ वॉर स्टार्ट नहीं कर सकता, युद्ध शुरू नहीं कर सकता, किसी देश के साथ संधि नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वो इस शक्ति का प्रयोग किसकी अनुमति से करेगा? भारत के संसद की अनुमति से। भाई जैसे पाकिस्तान बार बार अटैक करता है, चाइना अभी हमारे साथ सीमा विवाद है, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से आक्रमण करने की सलाह नहीं दे सकता। हालांकि वो सुप्रीम कमांडर होता है, लेकिन इसके लिए उसे संसद के परमिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देयरफॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट कैन नाइदर डिक्लेयर द स्टार्ट ऑफ वॉर। बिना संसद की अनुमति के राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ युद्ध या आक्रमण करने की परमिशन, या हम कह सकते हैं आक्रमण नहीं कर सकता। परमिशन लेनी पड़ेगी उसे पार्लियामेंट से, संसद से, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट कैन नाइदर डिक्लेयर द स्टार्ट ऑफ वॉर, युद्ध का, नॉर कैन बी यूज द आर्मी फॉर दिस द पर्पज, और सेना का प्रयोग भी वो नहीं कर सकता बिना पार्लियामेंट की परमिशन के, ठीक है। हालांकि वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है, लेकिन किसी देश पर आक्रमण करना, युद्ध करना या अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता बिना पार्लियामेंट की अनुमति। तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट पावर है, ध्यान रखना आप, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कभी एग्जीक्यूटिव पावर पूछ लिया जाए तो कभी लेजिस्लेटिव पावर पूछ लिया जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पावर जो होती है वो एग्जीक्यूटिव पावर होती है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, क्योंकि वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसलिए उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो 4 तरह की पावर जो है आती है, वैसे कई है, लेकिन आपके 4 पॉइंटों में इसका वर्णन है कि अपॉइंटमेंट वो कई प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करता है, उन्हें हटा सकता है, और वो देश के शासन का संचालन करना उसकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि विभिन्न विभागों का देख रेख वो करता है, ठीक है। विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, संधि समझौते करता है, ठीक है। और मिलिट्री पावर जो होती है, सैन्य शक्ति, तीनों सेनाओं का सेनापति के रूप में वो कार्य करता है। तो ये 4 जो है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है। फर्स्ट पावर हो गई, ध्यान रखना इसको, इम्पोर्टेंट है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो इसमें पूछ लेना, ठीक है। सेकंड, अब हम सेकंड पावर पढ़ते हैं। नॉर्मल पावर में जो सेकंड पावर है उसकी वो है आपकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति या संविधान कानून निर्माण संबंधी शक्ति, ठीक है। तो हमने जैसे बात की थी कि प्रेसिडेंट होता तो एग्जीक्यूटिव हेड है, जब हमने पार्लियामेंट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट में, संसद में किस किस को सम्मिलित करते हैं? सेंट्रल लेजिस्लेटिव में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? पार्लियामेंट यानी बोथ हाउस प्लस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होने के साथ साथ व्यवस्थापिका का भी अंग होता है, एज ए मेंबर, एज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के पास नहीं हो सकता। तो हमने 3 तरह की पढ़ा था, 3 तरह का बिल होता है, पढ़ा था ना। कौन कौन से बिल? मनी बिल, नॉन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पारित नहीं हो सकता,
इसका मतलब व्यवस्थापिका भी कार्य जो है इस पर डिपेंड है प्रेसिडेंट पे। तीनों प्रकार के बिल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाते हैं और राष्ट्रपति उनको अनुमति देगा तो ही वो बिल लॉ का रूप ले सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर भी राष्ट्रपति के पास होती है, एग्जीक्यूटिव हेड तो है ही है, साथ में वो लेजिस्लेटिव का भी जो है मेंबर होता है, इसलिए उसके पास क्या क्या पावर होती है इसको ध्यान रखना। तो थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव ही इज आल्सो रिगार्डेड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि कार्यपालिका प्रधान होने के साथ साथ वो व्यवस्थापिका का भी अंग होता है, ठीक है, इसलिए उसके पास कई तरह की पावर्स जो होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी पावर्स जो उसके पास होती है उसको हम अध्ययन करेंगे। नंबर फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया। तो जैसे कि हमने बात की थी कि तीन तरह की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तीन तरह की शक्तियां बांट दी गई है, ठीक है, और तीन सूचियां बना दी गई है। वापस उसी चीज़ को बात करते हैं जो हमने संसद के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि तीन तरह की सूचियां, एक तो यूनियन लिस्ट संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और तीसरी जो है आपके कॉन्करेंट लिस्ट जो है संवैधानिक सूची, ठीक है। तो संसद को कानून बनाने की शक्ति किसके कौन कौन पर कानून बना सकती है संसद? तो यूनियन लिस्ट पर बना सकती है, संघ सूची पर उसका पूरा अधिकार है, और कॉन्करेंट लिस्ट पर बना सकती है, ठीक है। तो इन ये जो सूचियाँ होती है, इसमें 97 सब्जेक्ट थे, इसमें आपके जो संविधान जब बना था, ठीक है, इसमें 47 सब्जेक्ट थे जब संविधान बना था। तो इन सारे दोनों विषयों पर वो कानून बना सकती है। और जैसे कि हमने बात की थी कि अगर राज्यसभा चाहे, जब राज्यसभा की शक्तियाँ पड़ी थी, तो राज्यसभा अगर चाहे, ठीक है, तो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इम्पोर्टेंस का घोषित करके और स्टेट लिस्ट पर भी पावर जो है संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति अपने लेजिस्लेटिव एरिया में जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और वो उन विधियों को कानून का रूप देता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंजॉयज सेवरल पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लॉ। ही कॉल्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या होगा, ही कॉल्स द सेशन ऑफ हाउसेज, बोथ हाउसेज, या पार्लियामेंट लिख सकते हैं, ठीक है। वो संसद के सत्र बुलाता है, यानी साल में हमने पढ़ा ना मिनिमम 2 सत्र होते हैं, ठीक है, क्योंकि सत्र में 6 मंथ का जो है गैप नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2, और सामान्यतः नॉर्मली होते कितने? 3। कौन कौन से? बजट सेशन, विंटर सेशन और मानसून सेशन, 3 सेशन होते हैं। तो उन सेशन की तारीख तय करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति का, कि भाई बजट सेशन कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चलेगा, ये कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है, ठीक है। तो ही कॉल्स ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वह संसद के सत्र बुलाता है, ठीक है। एंड डिक्लेयर्स इट्स कंक्लूजन, और उनमें अपनी जो है उसका निष्कर्ष निकालता है और उनकी तारीखें तय करता है, ठीक है। हर सेशन की जैसे हमने बात की थी कि 3 जो सेशन होते हैं उसमें जो सबसे फर्स्ट सेशन होता है हर वर्ष का, फर्स्ट सेशन कहलाता है बजट सेशन। उस बजट सेशन में जो है वो क्या करता है? अपना एड्रेस करता है दोनों हाउस को, ठीक है। दोनों हाउस को क्या करता है? एड्रेस करता है, दोनों हाउस को संबोधित करता है हर ईयर जो होता है, एवरी ईयर, ठीक है। जो बजट सेशन होता है उसका जो पहला दिन होता है उसको वो एड्रेस करता है, संबोधित करता है। इसके अलावा जो लोकसभा का जो फर्स्ट सेशन होता है, जो नई लोकसभा बनती है, उसमें जो फर्स्ट सेशन होता है उसको भी वो एड्रेस करता है, उसको भी संबोधित करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो संसद के सेशन
बुलाता है। ठीक है, इसके अलावा ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा। हमने बात की थी कि लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, जैसे सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। किसकी परमिशन, किसकी एडवाइस से? प्रेसिडेंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। ठीक है, तो वो संसद के सत्र बुलाता है, साथ में लोकसभा को भंग भी कर सकता है। किसका? विद द एडवाइस ऑफ पीएम, एडवाइस ऑफ पीएम। पीएम की सलाह से वो क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है, डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है, संसद के सदस्य होने के नाते वो लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है, एवन बिफोर कंप्लेंट और इट्स टर्म द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व फ्रॉम 9 टाइम अप टू इन टाइम। ये इंपॉर्टेंट 1 नंबर का सवाल है। हाउ मेनी टाइम्स द लोकसभा डिसॉल्व बिफोर द टाइम, बिफोर द टर्म? लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले कितनी बार भंग हो चुकी है? हमने पढ़ा था फर्स्ट लोकसभा का गठन 1952 उसमें हुआ था, 52 से 57, तब से लेकर के अब तक कितनी हो गई है? 17 लोकसभा कंप्लीट हो चुकी है, 17वीं लोकसभा। 17 लोकसभा यानी 5 साल होता है कार्यकाल। तो अब तक 19 यानी फर्स्ट लोकसभा के गठन से लेकर के और अब तक 9 टाइम जो है राष्ट्रपति क्या कर चुका है? लोकसभा को भंग कर चुका है। कितनी बार भंग कर चुका है लोकसभा को राष्ट्रपति? अब तक 9 टाइम, 9 बार भंग कर चुका है। 17 लोकसभाएं कंप्लीट हो चुकी है, उसमें से कितनी बार राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल से पहले भंग कर सकता है? कर चुका है 9 टाइम। ठीक है, तो लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व फॉर 9 टाइम अप टू टिल नाउ। अब तक 9 बार राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर चुका है। हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम। याद रखना है, ये 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि पिछले 70 सालों में राष्ट्रपति ने अब तक कितनी लोकसभाओं को कार्यकाल से पहले ही भंग कर दिया है? तो 9 बार कर चुका है। कितनी बार कर चुका है? 9 बार। इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट गिव स्पीच इन द जॉइंट मीटिंग। ठीक है, अगली जो इसमें शक्ति अगर हम पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट राष्ट्रपति जो क्या करता है? स्पीच देता है, एड्रेस करता है, संबोधित करता है। ठीक है, स्पीच इन द पार्लियामेंट इन एवरी ईयर। जो बजट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का जो है, उसमें जॉइंट बैठक होती है हर साल एक बार, उसको एड्रेस करता है, उसको संबोधित करता है, उसमें वो भाषण देता है, क्योंकि सरकार उसी की है भाई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसी की टीम है। तो अपनी टीम, जैसे टीम मेंबर क्या करता है? कप्तान जो होता है वो क्या करता है भाई? अपनी रणनीति के बारे में चर्चा करता है, हम ऐसा करेंगे, हम ये जीतने के लिए हमने ये किया है, हम ये करेंगे। उसी प्रकार एग्जीक्यूटिव हेड है भाई, पार्लियामेंट, पीएम और तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो उसके अंडर में काम करते हैं, वो एक टीम के रूप में हो। तो इसके लिए वो हर साल अपनी प्लानिंग बताता है, अपनी योजनाएं बताता है और हर साल जॉइंट सेशन में अपना स्पीच देता है, अपना भाषण देता है और एड्रेस करता है दोनों हाउस को। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, एक तो कब कब एड्रेस करता है वो हमने पढ़ा था, जो सेशन होता है पार्लियामेंट का, जो फर्स्ट सेशन होता है एवरी ईयर जो फर्स्ट सेशन होता है उसको एड्रेस करता है। एक तो इसके बाद दूसरा पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सेशन है उसको एड्रेस करता है। इसके अलावा जो फर्स्ट जो नई लोकसभा गठित होती है उसको भी वो संबोधित करता है। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट गिव स्पीच इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस। दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है उसको संबोधित करता है, वो अपना भाषण देता है। इन अदर ओकेजन आल्सो ही परफॉर्म द वर्क ऑफ एड्रेसिंग द पार्लियामेंट और गिविंग स्पीच इट्स मीटिंग। हर साल के पहले सेशन में तो देता ही है,
और ज़रूरत होने पर कभी भी वो जो है संसद को संबोधित कर सकता है, उसकी मर्जी पर है। यानी लोकसभा या राज्यसभा या दोनों की जॉइंट बैठक को जब चाहे वो क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, संबोधित कर सकता है, स्पीच दे सकता है। ठीक है, कई मौक़ों पर वो करता है। ठीक है, इसके अलावा कॉमन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर थ्रू द प्रेसिडेंट स्पीच। उस स्पीच में वो क्या करता है, अपनी कॉमन पॉलिसी को बताता है, जनता के सामने रखता है, हाउस के सामने रखता है कि भाई सरकार ने क्या नीतियाँ बनाई है देश के विकास के लिए। उस कॉमन पॉलिसी को वो जनता के सामने, वो संसद के सामने रखता है। ठीक है भाई, तो पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते वो कई काम करता है। क्या क्या काम करता है, वो दोनों सदनों की जॉइंट बैठक बुलाता है, उसकी तारीखें तय करता है। ठीक है, और लोकसभा को 5 साल से पहले भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। और एवरी सेशन जो होता है, हर ईयर का जो है फर्स्ट सेशन होता है बजट सेशन, उसमें अपना स्पीच देता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो कॉमन पॉलिसी है सरकार की, उसके बारे में वो संसद में सबके सामने स्पीच दे करके और सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी कौन सी पावर, लेजिस्लेटिव पावर में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव एरिया। अपने सेशन में जो है वो इस तरह के कार्य संसद के संबंध में वो करता है। इसके अलावा सेकंड जो काम है इसका, वो पावर टू नॉमिनेट द मेंबर, पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स। तो हमने बात की थी कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। 2 प्रकार के मेंबर होते हैं ना, एक इलेक्टेड मेंबर और एक नॉमिनेट मेंबर। ठीक है, तो राष्ट्रपति दोनों हाउसों में कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। नॉमिनेट को कहते हैं मनोनीत करना, अपनी मर्जी से। ठीक है, तो हमने बात की थी लोकसभा में कितने मेंबर्स को करता है, 2 मेंबर्स को, जिसे कहते हैं एंग्लो इंडियन। पढ़ा ना आपने, एंग्लो इंडियन जो मेंबर होते हैं लोकसभा में, उन 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को क्या करता है, वो नॉमिनेट करता है। लोकसभा में 2 मेंबर्स को, राज्यसभा में कितने मेंबर्स को करता है वो, 12 मेंबर्स को, 12 मेंबर्स, 12 सदस्यों को। तो याद रखना है, कुल पूछ लिया जाए तो कुल कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, 14 हो गए, 2 लोकसभा के लिए जिनको एंग्लो इंडियन कहते हैं, और 12 राज्यसभा के लिए जिनको जो है, ये व्यक्ति वो होते हैं एंग्लो इंडियन जो जिनमें से पिता या माता में से कोई जो है एक भारतीय हो और एक अंग्रेज हो, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। और इन 12 सदस्यों को हमने पढ़ा था, 12 उन सदस्यों को जो आर्ट है, साइंस है, ठीक है, लिटरेचर है, सोशल सर्विस है, ऐसे क्षेत्र में एक्सपर्ट व्यक्ति को, कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करता है। तो ठीक है, लोकसभा के कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, 2 मेंबर्स, जिन्हें कहते हैं एंग्लो इंडियन, हिंदी में कहते हैं आंग्ल भारतीय। और राज्यसभा के कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स को, 12 मेंबर। कौन से मेंबर्स को, जो आर्ट, कल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विसेज के क्षेत्र में अग्रणी हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में वो ऐसे अच्छे क्वालिटी के व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, तो ऐसे 12 सदस्यों को वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट हैज़ टू पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। कितने मेंबर्स को करता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करता है। Who has been expert and served in any field including literature, science, art and sports। ठीक है, आर्ट, साइंस, इसमें आर्ट में आपके ये आ जाएगी, और स्पोर्ट्स और एनी एरिया, स्पोर्ट्स के सदस्यों को भी नॉमिनेट करता है। 12 सदस्यों को नॉमिनेट राज्यसभा के लिए करता है। ही नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर टू द लोकसभा। इसके अलावा 2 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी मनोनीत करता है। तो टोटल पूछा जाए कितने सदस्यों को करता है, 14 सदस्य। लोकसभा के लिए कितने करता है, 2,
और राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स को करता है? 12। ठीक है, तो कुल 14 सदस्यों को वो क्या करता है? नॉमिनेट करता है। नंबर 3, पावर टू रिजेक्ट ए मोशन। पावर टू रिजेक्ट ए मोशन। ठीक है, तो हमने बात की थी कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी बिल को या तो सिग्नेचर कर दे या उसको सिग्नेचर का होने से रोक भी सकता है। हमने फाइनेंशियल पावर पढ़ा था ना। ठीक है, हमने पढ़ा था ना बिल, लोग बिल 3 तरह के बिल होते हैं ना। कौन से? एक तो मनी बिल, मनी बिल, नॉन मनी बिल, नॉन मनी बिल, और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ये तीनों बिल जब दोनों हाउस में पास हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाते हैं और फिर प्रेसिडेंट उसको चाहे तो क्या कर सकता है? उस पर साइन कर सकता है, सिग्नेचर कर देता है, और नहीं तो वो अगर चाहे कि रुकना तो वो इन दोनों बिलों को रुकवा सकता है। कौन कौन से बिलों को? नॉन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इनको वो क्या करता है? साइन करने से मना कर सकता है। हाँ, मनी बिल जो है उसकी एडवाइस से ही जो है, उसकी सलाह से ही लोकसभा में पेश होते हैं। तो यानी पहले से उसको परमिशन, पहले से उसके पास इंफॉर्मेशन होती है इसके बारे में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो किसी भी बिल को क्या कर सकता है? कौन से बिल को? जो नॉन मनी बिल है, उन नॉन मनी बिल को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है, उन दोनों बिलों को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजेक्ट मोशन यानी जो प्रस्ताव दिया गया है, संसद ने जो प्रस्ताव भेजा है किसी विधेयक को कानून के रूप में पारित करने के लिए, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, एवरी मोशन पास बाय द पार्लियामेंट बिकम ए लॉ ओनली आफ्टर द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हर बिल लॉ बनने से पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जाता है। तीनों टाइप के जो बिल हैं, तीनों प्रकार के जो विधेयक हैं, वित्त विधेयक यानी धन विधेयक कह दो, जो है गैर वित्त विधेयक कह दो, और संवैधानिक संशोधन विधेयक कह दो, तीनों बिल राष्ट्रपति की अनुमति से ही पास होते हैं। और जब बिल राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो बिल किसका रूप ले लेते हैं? लॉ। ठीक है, तो हर तरह का बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए मोशन एज पर हिज डिस्क्रिशन। राष्ट्रपति चाहे तो वो किसी भी बिल को पास कर सकता है या किसी भी बिल को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ही में रिटर्न ए नॉर्मल बिल अलॉन्ग विद द सेम एडवाइस फॉर द रिकंसिडरेशन इन द पार्लियामेंट। देखिए, किसी भी नॉन मनी बिल कह दो, चाहे जनरल बिल कह दो या ऑर्डिनरी बिल कह दो, एक ही बात। सामान्य विधेयक कह दो, गैर वित्त विधेयक कह दो, या फिर ऑर्डिनरी बिल कह दो। ठीक है, इस बिल को वो क्या कर सकता है? पास भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, या फिर अपनी तरफ से कोई सलाह उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि भाई इस पर वापस रिव्यू करो, वापस देखो, इसमें से कुछ कमी है। ठीक है, तो वो जनरल बिल या ऑर्डिनरी बिल को वापस रिटर्न भी कर सकता है या उससे अपनी तरफ से कोई सलाह, कोई एडवाइस दे सकता है। ठीक है, तो ही में रिटर्न ए नॉर्मल बिल, किसी भी सामान्य बिल को वो क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है। अलॉन्ग विद द सम एडवाइस फॉर द रिकंसिडरेशन इन द पार्लियामेंट। संसद में किसी भी बिल को वो लौटा सकता है, सामान्य बिल को। बट इफ द बिल इज पास्ड विथ और विदाउट अमेंडमेंट अगेन फॉर द सेकेंड टाइम, देन द प्रेसिडेंट इज फोर्स टू एक्सेप्ट इट। लेकिन वो एक बार किसी बिल को लौटाता है वापस, जनरल बिल को एक बार साइन नहीं करता और लौटा देता है, लेकिन वही बिल अगर दूसरी बार राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने आए तो इस बार उसको साइन करने जरूरी होते हैं। बात समझ में आई कि नॉन मनी बिल या जनरल बिल जो होते हैं, राष्ट्रपति इसको एक बार रिजेक्ट कर सकता है, मना कर सकता है या वापस लौटा सकता है। किसको?
संसद को। लेकिन वही बिल अगर दूसरी बार राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने आए तो उस बार उसको हस्ताक्षर करने होंगे। तो कितनी बार मना कर सकता है वो? एक बार। किसी भी साधारण बिल को, साधारण विधेयक को एक बार वो वापस रिजेक्ट करके लौटा सकता है, और वही बिल अगर दूसरी बार राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने आए तो उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति को करने ही होंगे। ठीक है, तो ही में रिटर्न अ नॉर्मल बिल अलॉन्ग विद द सम एडवाइस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन और इन द पार्लियामेंट, कुछ सलाह देकर के वापस लौटा सकता है। बट इफ द बिल इज पास्ड विदाउट और विदाउट अमेंडमेंट अगेन द सेकेंड टाइम, लेकिन वही बिल अगर दूसरी बार उसके पास आए, देन द प्रेसिडेंट इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट, तब राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़े। तो कौन से बिल को रिजेक्ट कर सकता है? नॉन मनी बिल यानी जनरल बिल को कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को भी कर सकता है, लेकिन मनी बिल को वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसके पास मात्र 14 डेज का रोकने रखने का पावर उसके पास है। ठीक है, और चौथी जो उसकी लेजिस्लेटिव पावर है वो है पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस। पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं इसे? अध्यादेश। देखिए अध्यादेश होता क्या है, हम बात करते हैं कि कोई भी कानून कब बनेगा, जब दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा अपनी मीटिंग में हो। लोकसभा और राज्यसभा के साइन होने के बाद ही वो कानून बनता है। उनकी बिना परमिशन के कोई लॉ बिल जो है लॉ नहीं बन सकता। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में किसी कानून की अत्यंत आवश्यकता होती है और दोनों सेशन बुलाना संभव नहीं हो, भाई हाथों हाथ लोकसभा की राज्यसभा की बैठक बुलाना संभव नहीं हो, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और ये ऑर्डिनेंस जो है वो इक्वल टू ए लॉ, कानून के बराबर मान्य होंगे। यानी जब लोकसभा राज्यसभा की सेशन नहीं हो रहे हो, जब उनकी बैठकें नहीं हो रही हो और किसी कानून की ज़रूरत है इमरजेंसी रूप में, तब वो राष्ट्रपति अपनी तरफ से एक अध्यादेश जारी कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, और वो ऑर्डिनेंस उतने ही मान्य होंगे जितना लॉ होता है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस कब तक लागू रहेंगे? जब तक लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं हो जाती। अगर लोकसभा और राज्यसभा की बैठक जब हो गई तो उसके 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, 6 वीक के अंदर वो जो है, अगर राज्यसभा लोकसभा उसे कानून बना दे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने आप ही वो समाप्त हो जाते हैं। क्या बात समझे? ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है, ऑर्डिनेंस कानून के बराबर मान्य होते हैं, और ये कब जारी करता है राष्ट्रपति? जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें नहीं हो रही। आपने पढ़ा है साल में 3 बैठकें होती है उसमें, और किसी कानून की इमरजेंसी ज़रूरत हो गई, जैसे अभी चाइना ने अटैक कर दिया, अब हाथों हाथ तो लोकसभा राज्यसभा की बैठक बुलाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, यानी लॉ कानून जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, और वो ऑर्डिनेंस लॉ के बराबर इक्वल होते हैं। और वो कब तक लागू रहेंगे, कब तक मान्य रहेंगे? जब तक लोकसभा राज्यसभा की बैठक नहीं हो जाए। ठीक है, तो सो द प्रेसिडेंट हैज़ टू पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट सेशन इज नॉट इन प्रोग्रेस। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि व्हेन द प्रेसिडेंट गिव द ऑर्डिनेंस या पास द ऑर्डिनेंस, तो राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है? तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब संसद सत्र में नहीं हो। ठीक है, तो द सेशन इज नॉट इन प्रोग्रेस, द ऑर्डिनेंस आर वैलिड टू 6 मंथ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द पार्लियामेंट सेशन। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस कब तक लागू रहते हैं? ये 6 मंथ तक लागू रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि 6 मंथ के अंदर अंदर एक बैठक होनी जरूरी है। भाई एक बैठक से लोकसभा राज्यसभा की एक बैठक और दूसरी बैठक में अधिकतम अंतर कितने का होना? 6 महीने तक का अंतर होना चाहिए। तो जब एक ऑर्डिनेंस लगभग 6 महीने लगेंगे अगली बैठक होने में, मान के चलते हैं, तो एक ऑर्डिनेंस जो है वो 6 महीने तक मान्य रहता है। लेकिन जब लोकसभा या राज्यसभा की बैठक हो जाए
तब वो केवल 7 डेज जो है 6 वीक जो है तक लागू रहेगा। ठीक है, तो द पार्लियामेंट से बट इफ द पार्लियामेंट विशेज दीज ऑर्डिनेंस कैन बी एबोलिश्ड इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर। ठीक है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा की जब बैठक हो जाती है तो 6 जो आपके सप्ताह के अंदर वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो एक ऑर्डिनेंस लगभग याद रखना है आपको कितने माह तक लागू रह सकता है, कानून के रूप में लागू रह सकता है 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो संसद की बैठक बुलानी पड़ेगी ना। तो एक ऑर्डिनेंस नॉर्मली 6 मंथ तक जो है वो अप्रूव रह सकता है, 6 मंथ तक जो है लागू रह सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार लेजिस्लेटिव पावर जो हमने राष्ट्रपति की पढ़ी है कि राष्ट्रपति कानून निर्माण संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, तो उसमें हमने पढ़ लिया है कि राष्ट्रपति कानून निर्माण के संबंध में भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव एरिया, पूरे कानूनी कार्यपालिका वो चलाता है। ठीक है, तो उसके सेशन तय करता है लोकसभा राज्यसभा के, और राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट भी करता है, और किसी भी मोशन को रिजेक्ट कर सकता है, किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, वो नॉन जो आपके मनी बिल होते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति उसके पास होती है। तो इस प्रकार हम ये राजमन में राष्ट्रपति की दूसरी जो शक्ति पड़ी है वो है लेजिस्लेटिव पावर। ध्यान रखना, मैं फिर कह देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति की जो पावर है वो शक्तियाँ इम्पोर्टेंट है। हर साल इसके छोटा या बड़ा प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी तीसरी पावर्स को पढ़ेंगे जो कहलाती है फाइनेंशियल पावर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।